लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि जो बुद्ध प्रतिमाएं पहले उनकी ओर मुड़ी हुई थीं, वे अचानक पूरी तरह दूसरी दिशा में घूम गई थीं। तभी एक लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहा जाता है कि यह शतरंज की बिसात इंसानी दुनिया और दूसरी दुनिया को जोड़ने वाला एक दरवाजा है। जो भी इस खेल को शुरू करता है उसे सुबह होने से पहले इसे पूरा करना पड़ता है, वरना एक भयानक आपदा आ जाती है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह 4 स्टूडेंट्स के लिए एक जानलेवा चुनौती बन जाएगा। क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म पसंद नहीं था, इसलिए वे चुपके से मशीन रूम में छिपकर खेल खेलते थे। लेकिन उनकी यह हरकत पकड़ी गई। अगले दिन शिक्षक ने उन्हें पुण्य करने के लिए एक मंदिर में जाने को कहा। शाम के 7 बजे बेन की बहन उन्हें लेने आने वाली थी, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आई। इसलिए चारों को एक पुराने और सुनसान मंदिर के हॉल में रुकना पड़ा। जब वे वहां रहने के लिए ईंटें ढूंढ रहे थे, तभी प्रिकटाई को मलबे के नीचे एक पुराना और अजीब लकड़ी का डिब्बा मिला। जैसे ही उसने उसके अंदर से पासा निकाला, उसका तंत्र सक्रिय हो गया और वह लकड़ी का डिब्बा शतरंज की बिसात में बदल गया। पासे के चारों तरफ थाई नंबर बने हुए थे और जो लोग पहले से ही खेल खेलना पसंद करते थे, वे तुरंत इसमें दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने एक बार पासा फेंका और देखा कि जिस नंबर पर पासा रुकता था, शतरंज की बिसात पर बने छोटे खाने उतनी ही संख्या में नीचे चले जाते थे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए चारों लोगों का पासा फेंकना जरूरी था। जैसे ही पासे पर 8 आया, वह नंबर अचानक गायब हो गया और शतरंज की बिसात के बीच से कागज का एक छोटा टुकड़ा बाहर निकल आया। उस पर एक वार्निंग लिखी थी कि जो सबसे पहले दिखाई दे उससे सावधान रहना और अज्ञात चीजों में ज्यादा न उलझना। तभी एक भयानक जीव सामने से पीछे की ओर उछला। उसके दांत त्वचा के अंदर तक धंस गए और वह अपने शिकार को काटने लगा। इसके बाद कागज का आखिरी टुकड़ा अपने आप जलकर गायब हो गया। जो मोमबत्तियां पहले बुझी हुई थीं, वे भी उसी समय जल उठीं। तभी सबने देखा कि बुद्ध प्रतिमाएं उनकी ओर पीठ करके खड़ी थीं। पारंपरिक लोक मान्यताओं में बुद्ध प्रतिमा का पीछे मुड़ जाना किसी बुरी आत्मा के आने का संकेत माना जाता है। इसका मतलब था कि वह जगह अशुभ हो चुकी थी और अब वहां किसी तरह की सुरक्षा नहीं थी। जैसे ही उन्हें यह बात समझ आई, अगले ही पल दरवाजे के पीछे लंबे बालों वाला एक डीमन दिखाई दे गया। टोन भागने ही वाला था कि डीमन उस पर झपटा और उसे हिलने तक नहीं दिया। तभी जोड आगे आया और उसने उस डीमन को जोर से लात मारी, जिससे टोन की जान बच गई। प्रिकटाई ने डीमन के संभलने से पहले ही शतरंज की बिसात उठा ली। फिर उन्होंने दरवाजा बंद किया और सड़क की ओर भागने लगे। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वह डीमन दरवाजा खोलकर उनके पीछे आ गया। सौभाग्य से उसी समय बेन की बहन गाड़ी लेकर पहुंच गई और अचानक से वह डीमन न जाने कहां से सामने आ गया और बेल ने अपनी गाड़ी से उसे उड़ा दिया। और फिर बेन ने जल्दी से अपनी बहन को समझाया कि जिस चीज को उसने अभी टक्कर मारी थी वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन था। पहले तो उसकी बहन को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही वह डीमन फिर से उठ खड़ा हुआ। डीमन का असली रूप देखकर बेन की बहन ने गाड़ी आगे बढ़ाई और उसे दूसरी बार टक्कर मार दी। लेकिन वह डीमन बहुत ताकतवर था और बिल्कुल नहीं मरा। बेन की बहन ने जल्दी से गाड़ी घुमाई और डीमन को दूर फेंक दिया और फिर आखिरकार वे एक पेट्रोल पंप के पास जाकर रुके। वहां बेन की बहन ने उनसे पूछा कि वह चीज आखिर थी क्या। तभी प्रिकटाई ने उस डिब्बे के साथ लिपटा हुआ इंस्ट्रक्शन शीट निकाला। उसमें लिखा था कि इस शतरंज बोर्ड को एक काले जादूगर ने बनाया था। यह इंसानी दुनिया और दूसरी दुनिया को जोड़ने वाला एक द्वार था। अगर कोई इस खेल को गलती से शुरू कर देता तो उसे सुबह होने से पहले शतरंज की बिसात के बीच तक पहुंचना पड़ता था, वरना खेल में शामिल हर व्यक्ति के साथ बुरी घटनाएं होने लगती। प्रिकटाई ने डिब्बा खोलते समय यह इंस्ट्रक्शन शीट देख लिया था, लेकिन उसे सबको बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि बेन और बाकी लोग खेल शुरू कर चुके थे। उसके मन में एक स्वार्थी इच्छा भी थी। वह इस शतरंज की मदद से अपने उन माता पिता को वापस पाना चाहती थी जो एक कार दुर्घटना में मर गए थे। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ऐसा करने से इतना भयानक डीमन आजाद हो जाएगा। अब वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग जल्दी से बेन के घर लौट गए। उन्होंने उसकी माँ द्वारा छोड़े गए बुद्ध ताबीजों की मदद से सुरक्षा का घेरा बनाया। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो खेल को पूरा करना ही एकमात्र रास्ता था। कुछ बार पासा फेंकने के बाद दूसरा कागज बाहर निकला। उसमें 1000 साल पुरानी चुड़ैल के बारे में लिखा था जो उस डीमन से भी ज्यादा शक्तिशाली। वह लोगों के दिमाग और उनकी सोच को नियंत्रित कर सकती थी। अगर वह वापस लौट आई तो बहुत भयानक घटनाएं होने वाली थीं। जैसे ही कागज पढ़ा गया वह पहले की तरह झलकर राख हो गया। तभी बेन की बहन एक अजीब आवाज से आकर्षित होकर आईने के सामने गई और उसने वहां एक बेहद डरावना दृश्य देखा। उसकी कॉन्शियसनेस एक अजीब जगह में खींच ली गई। वहां उसे एक रहस्यमयी और डरावनी हंसी सुनाई दी। बेन की बहन डर के मारे एक कदम भी
नहीं हिला सकी। तभी उस बूढ़ी चुड़ैल का चेहरा उसके सामने चमका और वह उसकी बहन के शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद सबको उसकी बहन के अजीब व्यवहार का पता चला, लेकिन बेन चाहे जितना भी उसे पुकारता, ऐसा लगता था कि वह उसकी आवाज सुन ही नहीं रही थी। वह कुर्सी पर बैठ गई और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दिखाई देने लगी। फिर उसने मेज पर रखा कागज काटने वाला चाकू उठाया और लोगों पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। तभी उसकी बहन की असली कॉन्शियसनेस ने कुछ समय के लिए अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया। उसने रिकॉर्डर की मदद से अपने भाई को चेतावनी दी और उनसे जल्दी भागने के लिए कहा, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही देर बाद बूढ़ी चुड़ैल ने फिर से उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। सभी लोग डर और हैरानी में खड़े रह गए और टोन ने जल्दी से बेन की बहन के गले में बुद्ध ताबीज डाल दिया। उसे लगा कि इससे चुड़ैल रुक जाएगी, लेकिन ताबीज की शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी। उसने केवल थोड़ी देर के लिए चुड़ैल को कमजोर किया। इसके बाद चुड़ैल ने बेन की बहन के शरीर से सबसे पहले उस जॉर्ड पर हमला किया। क्योंकि स्कूल के समय उसने एक स्टूडेंट को चाकू मारा था, इसलिए चुड़ैल ने उसे भी चाकू लगने का दर्द महसूस कराया। इसके बाद चुड़ैल ने टोन को अपना अगला निशाना बना लिया। वह छत के ऊपर से उन्हें देखकर डरावनी हंसी हंस रही थी। अचानक उसने अपने गले से बुद्ध ताबीज उतारा और उसे निगल लिया, जैसे वह उन्हें बता रही हो कि यह छोटा सा उपाय उसके सामने कुछ भी नहीं है। और टोन जल्दी से मेज के नीचे छिप गया। चुड़ैल ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि बेन से कहा कि जैसे ही सुबह होगी वे फिर से एक परिवार की तरह साथ हो जाएंगे। इसके बाद उसने अपना हाथ उठाया और बेन पर चाकू से हमला कर दिया। तभी जोर दौड़कर आगे आया और उसने चुड़ैल का हाथ पकड़ लिया। बेन उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसका गला जकड़ लिया गया और वह हिल भी नहीं सका। बेन ने अपनी बहन को उसका प्यार याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हुआ और प्रिटकाई ने तुरंत एक स्टूल उठाया और बेल पर हमला कर दी। इस तरह बेन की बहन को नीचे गिरा दिया गया और फिर जल्दी से उसे एक खंभे से बांध दिया गया। सभी जानते थे कि अगला लेवल और भी खतरनाक होने वाला था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे अपनी सुरक्षा के लिए हथियार ढूंढने लगे। बिजली के उपकरण, चाकू, कुल्हाड़ी और बंदूक जैसी चीजें अब उनकी जान बचाने का सहारा बन गई थी। जब बेन की बहन अभी भी बेहोश थी, तभी उन लोगों ने खेल का तीसरा द्वार शुरू कर दिया। इस बार सामने आने वाला जीव 1000 साल पुरानी चुड़ैल से जुड़ा हुआ था। अचानक प्रिकटाई के टखने को किसी भयानक चीज ने जकड़ लिया। बेन उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। जोर्ड ने बंदूक से गोली चलाई, लेकिन उस जीव पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार प्रिकटाई को एक रहस्यमयी और दर्दनाक शक्ति खींच कर ले गई। जब बाकी 3 लोग उसके पीछे पहुंचे तो वह अनगिनत बेलों में बुरी तरह उलझी हुई थी और उसकी जान खतरे में थी। हालांकि सभी के हाथों में हथियार थे, लेकिन वे उस डीमन के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी जब डेमन प्रिकटाई को मारने ही वाला था, बेन ने मौका देखकर बेलों के मुख्य हिस्से को काट दिया और प्रिकटाई की जान बचा ली। इससे डेमन गुस्से में आ गया और उसने पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हमला कर दिया। जवाबी हमले में बेन और प्रिकटाई हवा में फंस गए। टोन डर कर भाग गया और वहां केवल जोड़ ही उस डीमन का सामना करने के लिए बचा। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी पेट्रोल लेने गया टोन वापस लौट आया। तभी सभी को समझ आया कि डेमन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका आग है। देखते ही देखते भयंकर आग की लपटों ने डेमन को घेर लिया। अपनी बेलों की मदद से बार बार जिंदा होने की क्षमता रखने वाला डेमन आखिरकार कमजोर पड़ गया और हार गया। प्रिकटाई ने बंदूक उठा ली और जैसे ही डेमन उस पर झपटा, उसने उसे आग की लपटों में जलने का एहसास करा दिया। हालांकि इसमें काफी मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार वे सफल हो गए। लेकिन गोली चलने की आवाज सुनकर गंजा पुलिस अधिकारी और उसका साथी वहां पहुंच गए। उसी समय बेल भी होश में आ गई और पुलिस के सामने मासूम बनने का नाटक करने लगी। उसने बातों को उल्टा पुल्टा करके बेन और उसके दोस्तों को दोषी बता दिया। जोर्ड और उसके साथी पास में छिपे हुए थे और उन्होंने उसकी सारी बातें साफ साफ सुन ली। उन्होंने जल्दी से शतरंज की बिसात समेटी और गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। उन्हें लगा कि अब कोई गाड़ी उनका रास्ता रोकने के लिए आएगी, लेकिन अगले ही पल उनके सामने एक चमगादड़ डीमन आ गया। उसने कौओं के एक झुंड को बुलाया और गाड़ी को रोकने की कोशिश की। जब वह इसमें असफल हो गया तो उसने अपना असली रूप दिखाया और गाड़ी की आगे वाली सीट में घुस गया। वह एक एक करके सभी पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसका शरीर लगभग उसके पंखों में फंस गया और वह आमने सामने आ गया। उसी समय किसी ने कुल्हाड़ी से डीमन की पीठ पर वार किया और वह सीधे गाड़ी से बाहर जा गिरा। लेकिन इतनी चोट उसे हार मानने के लिए काफी नहीं थी। उसने कुल्हाड़ी निकालकर गाड़ी की ओर फेंक दी और यहाँ पता चला कि वह डीमन बहुत चालाक था और उसके सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद भी वह नहीं मरा था। वह छोटा सा शैतान फिर से गाड़ी की छत पर आ गिरा और अपना आखिरी हमला करने की तैयारी करने लगा। बेन ने तुरंत गाड़ी को तेजी से मोड़ा और उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन उसने डीमन की पकड़ को कम समझ लिया। जब डीमन को लगा कि अब वह अपना पहला शिकार करने वाला है, तभी प्रिकटाई ने हल्का सा
सिर झुकाया और तभी पीछे से जॉर्ज ने उसे गोली मार दी और उसे गाड़ी से नीचे गिरा दिया। इसी दौरान गाड़ी लगातार घुमावदार रास्तों से गुजरी और लगभग पलट ही गई, लेकिन आखिर में यह सिर्फ एक बड़ा खतरा साबित हुआ और सभी बच गए। इस जगह से निकलने के बाद वे लगभग खेल के अंत तक पहुंच चुके थे। अब अगर पासे पर 6 से ज्यादा नंबर नहीं आता तो कोई नया डीमन नहीं बुलाया जाता, लेकिन समस्या यह थी कि अब उनके पास कोई हथियार नहीं बचा था और सारी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। उसी समय पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी। बेन की बहन ने अपने भाई को धमकी दी कि अगर वह उसके साथ नहीं गया तो वह अपनी ही बहन का गला काट देगी। मजबूर बेन को अपनी बहन के साथ घर जाना पड़ा, जबकि बाकी 3 लोगों को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने शतरंज की बिसात जब्त कर ली थी, लेकिन टोन ने हथकड़ी खोलकर खुद को आजाद कर लिया। प्रिकटाई की याददाश्त बहुत तेज थी और उसे शतरंज की बिसात के सभी खानों की संख्या याद थी। कुल 34 खानों में से वे 24 खाने पार कर चुके थे। अब खेल खत्म करने के लिए उन्हें 11 या उससे ज्यादा नंबर चाहिए थे, इसलिए तीनों ने पासा फेंकना शुरू कर दिया। जब गंजे पुलिस अधिकारी और उसके साथी ने शतरंज की बिसात को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तभी दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि एक छोटी उंगली हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ गई। इस बार खेल में आने वाला डीमन एक बिना सिर वाला डीमन था। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, पूरा पुलिस स्टेशन अंधेरे में डूब गया और आसपास का माहौल बदल गया। बिना सिर वाला डीमन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। बूढ़ा पुलिस अधिकारी उसका पहला शिकार बना। जब दूसरे पुलिस अधिकारी ने आवाज सुनी तो वह जल्दी से वहां पहुंचा और उसने केवल एक सिर विहीन शरीर देखा। तभी बिना सिर वाला डीमन बूढ़े पुलिस अधिकारी की खोपड़ी हाथ में लेकर अंधेरे से बाहर आया। गंजे पुलिस अधिकारी ने उस पर गोली चलाई, लेकिन कई गोलियां चलाने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसलिए वह अपने साथी के साथ छिप गया। तभी उसे याद आया कि कुछ बच्चे लॉकअप में बंद हैं। उसने जल्दी से अपने साथी को चाबी दी और उन्हें बाहर निकालने के लिए भेजा, जबकि वह खुद वहीं रुककर बिना सिर वाले डीमन का सामना करने लगा। जबकि गंजे पुलिस अधिकारी ने दरवाजा बंद करके बिना सिर वाले डीमन को कमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन उसका साथी बहुत घबरा गया और उसे ज्यादा समय लग गया। इसी बीच बिना सिर वाला डीमन आजाद हो गया और उसने अपनी लंबी तलवार सीधे उसके सिर के पीछे घोंप दी। वह वहीं मारा गया। यह दृश्य देखकर तीनों बच्चे डर के मारे एक कोने में बैठ गए और बिना सिर वाले डीमन की ओर देखते रहे। वे डर के कारण एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। तभी गंजा पुलिस अधिकारी बंदूक लेकर जल्दी से वहां पहुंचा और उसने लगातार कई गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियों का उस डीमन पर कोई असर नहीं हुआ। उसके शरीर में कई गोलियां लगने के बावजूद वह आगे बढ़ता रहा। तभी बिना सिर वाले डीमन ने अपनी लंबी तलवार गंजे पुलिस अधिकारी के कंधे में घोंप दी और उसे एक गाड़ी से चिपका दिया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। जॉर्ज ने कई बार तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि अब वह बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने जल्दी से बाकी लोगों को मोटरसाइकिल से वहां से भागने के लिए कहा। उसने बताया कि अगर वे वहीं रुके रहे तो सभी बिना सिर वाले डीमन के शिकार बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकले, एक गोली चलने की आवाज आई। गंजे पुलिस अधिकारी ने अपनी आखिरी गोली खुद के लिए बचा कर रखी थी। दूसरी तरफ बेन की हालत भी बेहद खतरनाक थी। कुछ समय के लिए उसकी बहन की असली कॉन्शियसनेस ने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया और उसने बेन को इस मौके का फायदा उठाकर छिपने के लिए कहा। लेकिन कुछ ही देर बाद बूढ़ी चुड़ैल ने उसे ढूंढ लिया। उसने बेन के सामने उसकी माँ का भ्रम पैदा किया और उसके प्यार का इस्तेमाल करके उसके मन को पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर वह उसकी बात मानेगा तो उसका परिवार फिर से एक हो जाएगा। इसके बाद उसने बेन का गला पकड़ लिया और उसे मारने की तैयारी करने लगी। जैसे जैसे उसकी सांस रुकने लगी, बेन के दिमाग में अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल घूमने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन सभी को हमेशा के लिए अलविदा कह रहा हो। लेकिन तभी उसके 3 दोस्त वहां पहुंच गए। उनकी आवाज सुनकर बेन को फिर से होश आ गया। सभी ने मिलकर बूढ़ी चुड़ैल को एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन पासा सीढ़ियों से नीचे गिर गया। इससे पहले कि वे उसे ढूंढ पाते, बूढ़ी चुड़ैल ने दरवाजा तोड़ दिया और जमीन पर पड़ा खंजर उठाकर हमला करने लगी। ठीक उसी समय प्रिकटाई को अलमारी के नीचे पासा मिल गया, लेकिन उसे फेंकने का मौका नहीं मिला क्योंकि बूढ़ी चुड़ैल ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसके सामने कार दुर्घटना का दृश्य दिखाया। वह उसे अपने माता पिता के साथ रहने के लिए मनाने लगी, लेकिन उसकी चाल काम नहीं आई। प्रिकटाई ने अपनी इच्छा और लालच पर काबू पाया और अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। इसके बाद बूढ़ी चुड़ैल को बेन की बहन के शरीर में वापस लौटना पड़ा। उसने बेन की बहन को चोट पहुंचाने की धमकी देकर बेन को पासा फेंकने से रोकने की कोशिश की, लेकिन समझदार बेन अपने परिवार के प्यार के जाल में नहीं फंसा। सुबह होने में केवल 5 मिनट से भी कम समय बचा था। अगर समय खत्म हो जाता तो बूढ़ी चुड़ैल हमेशा के लिए उसकी बहन के शरीर पर कब्जा कर लेती। इसलिए आखिरकार बेन ने पासा फेंक दिया।
सौभाग्य से पासे पर ठीक वही नंबर आया जिसकी उन्हें जरूरत थी। शतरंज की बिसात का आखिरी खाना नीचे जाते ही वे सूरज निकलने से पहले सभी 34 खाने पूरे करने में सफल हो गए। जैसे ही शतरंज की बिसात अपनी पुरानी स्थिति में वापस आई, दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला रास्ता भी बंद हो गया और फिर एक शक्तिशाली ताकत ने बूढ़ी चुड़ैल को वापस खींच लिया और बेन की बहन धीरे धीरे होश में आई और फिर से नॉर्मल हो गई। अब उनके सामने आखिरी काम उस खतरनाक शतरंज की बिसात को नष्ट करके उसके श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना था। लेकिन सवाल यह था कि क्या साधारण आग सच में इस शतरंज की बिसात को जला सकती थी? आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली बार हम एक और भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी फिल्म की कहानी लेकर